नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। ये पार्ट 4 है सेप्टिक हिप का बच्चों में। तो सीक्वेलें देखते हैं। सीक्वेलें मतलब एक टाइम बीमारी हो गई तो बाद में पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है। कभी-कभी पेशेंट्स में एक्टिव डिजीज थोड़ी रह जाती है, पहले वो टैकल करना चाहिए। तो नेचर एंड सिवेरिटी ऑफ डैमेज जो हिप को होता है वो लार्जली एज एट विच इन्फेक्शन अकर्स उस पर डिपेंड करता है। अगर इन्फेक्शन इन्फेंसी में होता है तो लॉन्ग टर्म सीक्वेलें ज़्यादा प्रोफाउंड या ज़्यादा डिसेबलिंग होते हैं बच्चों में। अनओसिफाइड हाइलाइन कार्टिलेज कैन बी पार्टली और टोटली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग इन्फेक्टिव एपिसोड। तो एक्सटेंड लोकेशन और पैटर्न ऑफ कार्टिलेज डैमेज भी आउटकम डिटरमिन करता है। बच्चों में 12 से 18 महीने तक मेटाफिशियल और एपिफिशियल वेसल्स कम्युनिकेट करते हैं, तो मेटाफिसिस से इन्फेक्शन एपिफिसिस में झट पहुंच जाती है। 18 महीने के बाद फाइसेस थोड़ा इफेक्टिव बैरियर बन जाता है टू स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। लेकिन अगर ऑस्टियोमाइलाइटिस सीवियर हो मेटाफिशियल एरिया में तो भी हिप जॉइंट में इन्फेक्शन हो सकती है। तो बच्चे में इन्फेंट्स में जिनमें ऑसिफिक न्यूक्लियस नहीं अपीयर हुआ है उसमें पार्शियल या टोटल डिस्ट्रक्शन फिमोरल हेड या नेक का हो सकता है। अगर नेक रीजन में ज़्यादा डैमेज है तो नेक डिस्ट्रॉय हो जाती है और सूड आर्थरोसिस हो जाता है नेक और हेड के बीच में। अगर इन्फेक्शन कंट्रोल हो गई है पार्शियल डिसोल्यूशन ऑफ कार्टिलेज के बाद तो फिमोरल के हेड का शेप अफेक्ट हो सकता है। एक टाइम चाइल्ड की ग्रोथ प्लेट बन गई तो फिर फाइशियल डैमेज वेरिंग डिग्रीज में वेरिंग जगहों पे हो सकता है। इससे वेरियस डिफॉर्मिटीज हो सकती है जैसे कि कॉक्सा वारा, वाल्गा, फिमोरल एंटीवर्जन, फिमोरल रेट्रोवर्जन और कॉक्सा ब्रेवा। ग्रेटर ट्रोकेंटर क्योंकि जॉइंट के बाहर है वो नॉर्मली ग्रो होता है और कभी कभी फिमोरल नेक और हेड को आउटग्रो कर देता है। इससे एब्डक्टर मसल वीक हो जाती है और ट्रेंडलन बग गेट देखने को मिलता है बच्चों में। तो कॉक्सा ब्रेवा कब होता है? अगर आप ये फोटो देखें, अगर एपिफिसिस टोटली डैमेज हो गई है तो कॉक्सा ब्रेवा हो जाता है। अगर तो इंफीरियर पार्ट ऑफ एपिफिसिस डैमेज हो गई है तो फर्दर ग्रोथ के साथ कॉक्सा वारा हो जाता है। अगर सुपीरियर पार्ट ऑफ एपिफिसिस डैमेज हो गई है तो कॉक्सा वाल्गा हो जाता है। सिमिलरली दूसरे प्लेन में अगर हम देखें तो अगर एंटीरियरली फ्यूज हो गई है एपिफिसिस तो फिमोरल एंटीवर्जन बढ़ जाता है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फाइसेस अगर डैमेज हो गई है तो फिमोरल रेट्रोवर्जन हो जाता है। बच्चों में एसिटाबिलम में ट्राइरेडिएट कार्टिलेज डैमेज होने के वजह से प्रीमेच्योर फ्यूजन हो जाता है और एसिटाबुलर डिस्प्लाजिया हो जाता है। जब मेजर पार्ट प्रॉक्सिमल फिमोरल एपिफिसिस का ऑलरेडी ऑसिफाई हो गया होता है, कार्टिलेज डैमेज प्रीडोमिनेंटली लिमिटेड होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज में और कभी कभी बोनी एंकिलोसिस या फ्यूजन हो सकता है। तो आउटकम कैसे हम देखते हैं? एक्चुअली पैथोफिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है, एज और ऑनसेट पे डिपेंड करता है, ड्यूरेशन ऑफ कंडीशन पे और एसिटाबुलम कैसे बना था डिजीज खत्म होने तक या उसके बाद, और रेजिडुअल डिफॉर्मिटी क्या है फिमोरल हेड और नेक की। तो उनका क्लासिफिकेशन क्या है? टाइप ए में एब्सेंट या मिनिमल फिमोरल हेड चेंजेस होते हैं। टाइप 2 में डिफॉर्मिटी होती है फिमोरल हेड की बट फाइसेस इंटैक्ट होती है। टाइप 2B में फिमोरल हेड डिफॉर्म होता है और प्रीमेच्योर फाइशियल क्लोजर हो जाता है। टाइप 3 में सूडार्थरोसिस हो जाता है फिमोरल नेक का। टाइप 4 में ए और बी है। ए में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है कैपिटल फिमोरल एपिफिसिस का बट नेक फ्रैगमेंट स्टेबल रहता है, और टाइप बी में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है एपिफिसिस का और अनस्टेबल स्मॉल नेक फ्रैगमेंट रह जाता है। टाइप 5 में डिस्ट्रक्शन हेड का और फिमोरल नेक का पूरा हो जाता है अप टू इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन और हिप डिसलोकेट हो जाता है और सुपीरियरली माइग्रेट हो जाता है। तो चीफ कंप्लेंट्स क्या होते हैं बच्चों में जब वो देर बाद आते हैं? तो पेन होता है, लिम्प होता है, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी होता है, स्टिफनेस हो सकता है और एक्टिव इन्फेक्शन हो तो साइनस हो सकता है जहाँ से पस निकल रहा है।
तो मैनेजमेंट डिपेंड करता है एक्टिव या क्वाइसेंट डिजीज़ पे और पेशेंट के सिम्टम्स पे। एक्टिव डिजीज़ होए तो इसे एग्रेसिवली सर्जरी और एंटीबायोटिक से ट्रीट करना चाहिए। अगर तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है बच्चे को तो हील रेज वगैरह दे सकते हैं, फिजियोथेरेपी दे सकते हैं और बच्चों को मॉनिटर कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अगर लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी है और ग्रोथ बाकी है तो एपिफिजियोडिसिस भी कर सकते हैं ताकि लिम्ब लेंथ इक्वल हो जाए। चाइल्डहुड में कभी कभी अगर हेड और नेक फ्रैगमेंट डिसलोकेटेड है तो उसे ऑस्टेटोमी करके ओपन रिडक्शन करके हिप में डाल सकते हैं और जैसे बच्चा ग्रो होता है तो एसेटाबुलम और हेड भी फॉर्म हो जाता है। ये फ्यूचर सर्जरीज के लिए भी हेल्पफुल हो जाता है बच्चों में। अगर ग्रेटर ट्रोकेंटर अपराइडिंग है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और ट्रेंडलेनबर्ग गेट है तो उसको भी हम नीचे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एडोलेसेंट्स में करेक्टिव ऑस्टेटोमी करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज करते हैं अगर डिफॉर्मिटी फिक्स्ड है और पेल्विक सपोर्ट ऑस्टेटोमी काफ़ी हेल्पफुल है इन पेशेंट्स में। एडोलेसेंट्स में भी करेक्टिव ऑस्टेटोमी, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज और पेल्विक सपोर्ट ऑस्टेटोमी करते हैं। पेल्विक सपोर्ट ऑस्टेटोमी के बाद लेग और शॉर्ट हो जाती है तो लेंथनिंग प्रोसीजर करनी पड़ती है इलिज़राओ से। आर्थरोडिसिस इज फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करते फ्यूज्ड हिप। एडल्ट्स में एक टाइम डिजीज बर्नआउट हो जाती है तो पेल्विक सपोर्ट ऑस्टेटोमी या टोटल हिप रिप्लेसमेंट ऑफर कर सकते हैं अगर इन्फेक्शन एक्टिव नहीं है तो ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए और हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।